नमस्कार साथियों, एग्जाम साथ की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में डीवी के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं। अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी एरर है, कोई भी गलती रहती है, स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ और गलती है, तो किस तरीके से आप उसको सुधार सकते हैं, कब तक सुधार सकते हैं, क्या-क्या करना पड़ेगा। अगर पुराना डॉक्यूमेंट है, कोई जाति प्रमाण पत्र या फिर मूल निवास, तो क्या नया बनाना पड़ेगा या वही चल जाएगा? कौन-कौन सी कैटेगरी के लिए क्या रूल्स हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताएँगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी भर्ती से संबंधित आगे की जो भी अपडेट होगी वो सबसे पहले इस चैनल पर आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स, बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए आपके स्क्रूटनी में या कह सकते हैं डीवी में, वो कौन से हैं। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट्स बेसिक आपको अपलोड करने होंगे या जो स्वतः ही अपलोड आएंगे ओटीआर से, उनमें आपकी 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जो कि पहले 2010 से पहले वालों का अलग-अलग आता था और उसके बाद वालों का एक ही आता है। इसी तरीके से 12वीं का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इसके अलावा कोई डिप्लोमा है तो इसके अलावा कोई प्रमाण पत्र अलग से है आपके पास, जैसे आरएस-सीआईटी वगैरह। इसके बाद में मूल निवास और टीएसपी वालों के लिए विशेष मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र आदि। ये बेसिक। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको लगेगा। स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करते समय एक लगेगा आपका अटेस्टेशन फॉर्म। तो ये सारी जानकारी, जो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन से पहले आपको चाहिए, ऑनलाइन फिलअप करने से पहले कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये प्रीवियस वीडियो में हमने विस्तार से बता दिया है कि ऑनलाइन एसएसओ आईडी पर स्क्रूटनी फॉर्म भरने से पहले आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और वो फिल होने के बाद की आगे की प्रक्रिया क्या है, उसके बाद में कौन-कौन से प्रमाण पत्र या शपथ पत्र आपको बनवाने हैं, वो भी उस वीडियो में बता दिया है। यहाँ पर हम केवल ये बात करेंगे कि अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में आपके मिस्टेक है, तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो पहले तो ऊपरी-ऊपरी तरीके से आपको बता देते हैं, बाद में कैटेगरी वाइज़ क्या-क्या रूल्स हैं, जो आपके नोटिफ़िकेशन में भी दी हुई है, वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अगर आपकी मार्कशीट में आपका नाम या पिता का नाम, माता का नाम, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, या तो क्या है, स्पेलिंग की मिस्टेक है, या फिर ऐसा है कि उसमें कोई थोड़ी-सी दिक्कत है स्पेस वगैरह की, जैसे किसी का नाम जो है श्याम लाल है, तो हो सकता है आपकी मार्कशीट में श्याम लाल एक साथ लिखा हो और जो ओटीआर आपने किया, उसमें जन आधार के माध्यम से या किसी और के माध्यम, जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए, उसमें अलग-अलग आ गया, श्याम अलग आ गया और लाल अलग आ गया, तो इस स्थिति में क्या दिक्कत हो सकती है। इसी तरीके से अगर आपका नाम है, वो जैसे मान लेते हैं कि अमित कुमार है, अमित कुमार, आगे आपने शर्मा लगाया है, लेकिन ओटीआर में या पहले वाले डॉक्यूमेंट में जो है कुमार नहीं है, या फिर अ, ऐसा हो सकता है कि आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है उसमें कुमार नहीं था, बाद के ओटीआर में या डॉक्यूमेंट में कहीं आपके कुमार लगा दिया गया है, किसी भी वजह से ये हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह की इससे रिलेटेड जो भी दिक्कत है, स्पेलिंग या स्पेस वगैरह, एड्रेस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ऐसी अगर मिस्टेक्स है, तब आपको क्या करना है कि जब आप ऑफलाइन डीवी के लिए जाएँगे, अभी आपको कुछ नहीं करना है, ऑफलाइन डीवी के लिए जाएँगे तो उससे पहले आपको एक ₹50 नॉन जुडिशियल का आपको स्टाम्प लेना है और उसपे एफिडेविट बनवा लेना है कि जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जो भी नाम में दिक्कतें हैं, एड्रेस में दिक्कतें हैं, यानी स्पेलिंग मिस्टेक या थोड़ी बहुत मिस्टेक है कि एड्रेस में कोई गाँव का नाम छूट गया है या कुछ ऊपर-नीचे लिख दिया, तो उनके बारे में आप नोटरी को जाकर के बोलोगे कि मेरी ये मिस्टेक है, तो वो खुद आपको नोटरी जो है एफिडेविट बना देगा कि जो नाम आपने दिए हैं आवेदन में और जो नाम आपने डॉक्यूमेंट्स में है,
उनमें कोई भी अंतर नहीं है, उन्हें समान ही माना जाए, ऐसा एफिडेविट बना करके दे देगा। लेकिन अगर आपकी मामूली सी ही मिस्टेक है, केवल आपके पिता के नाम में मिस्टेक है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप एक साधारण घोषणा पत्र पे भी जो लिख करके दे सकते हैं कि दोनों नाम सेम ही है, श्यामलाल और श्याम लाल दोनों एक ही है। इस तरीके से भी दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा कोशिश यही करें कि आप एफिडेविट ही बना के ले जाएं ताकि आपको परेशानी ना हो। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आपके नाम में, एड्रेस में, इन सब में मिस्टेक हो, तो इन सब के लिए एक ही एफिडेविट आप बनवा सकते हो, अलग-अलग बनवाने की जरूरत नहीं है। दूसरा दोस्तों, अ, अगर इससे ज्यादा डॉक्यूमेंट में, एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट में आपके मिस्टेक है, तब भी आप क्या कह सकते हो कि नोटरी के पास जाना और उसे बोल देना कि मेरे इस डॉक्यूमेंट में ये दिक्कत है। अलग-अलग डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 जैसे कि आपकी 10वीं की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट में अलग है, या फिर आपके मूल निवास में जो डोमिसाइल है उसके अंदर कुछ दिक्कत है, या आपके जाति प्रमाण पत्र में दिक्कत है, जाति प्रमाण पत्र पुराना बना हुआ है, तो इन सब का एक ही एफिडेविट में आप करवा सकते हो। और बाकी नोटरी आपको बता देगा, अगर अलग-अलग करवाने की जरूरत होगी तो अलग-अलग भी करवा सकते हो। तो ये पहले से करके जाना ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब ये तो हो गया आपके नाम वगैरह में, डॉक्यूमेंट्स में हो सकता है किसी भी डॉक्यूमेंट में। अब क्या है कि दोस्तों, कई कैंडिडेट्स के पास क्या है कि जिन्होंने डिस्टेंस से पीजी करी है, डिस्टेंस से पीजी करी है लास्ट, तो उनके पास करेक्टर सर्टिफिकेट उसका नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करें, डिस्टेंस का तो करेक्टर सर्टिफिकेट आता नहीं है, तब आप क्या करें कि अपनी अ, जो ग्रेजुएशन जहां से आपने की है, जिस कॉलेज से की है, वहां से आप करेक्टर सर्टिफिकेट जो है देख करके लगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, इधर उधर हो गया, तो भी आप अपने कॉलेज या स्कूल से जाकर के निकलवा सकते हैं, अभी आपके पास समय है। अगर आपके पास पुराना कोई सर्टिफिकेट पड़ा भी है, मूल सर्टिफिकेट नहीं है, कॉपी पड़ी है या डिजिटल फॉर्म है, तो उसके लिए भी आपको क्या है, फिर अलग से फिर एफिडेविट देना पड़ेगा, अगर आप मूल वो वाला सर्टिफिकेट नहीं वहां पर दे पाते हो तो। इसके अलावा दोस्तों, जो आपकी ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है, वो सारी की सारी मार्कशीट की मूल कॉपी आपको लेके जानी है, और कोई भी ऐसा नहीं है होना चाहिए कि आपके पास मूल कॉपी नहीं हो। बीटेक के केस में भी अगर आपकी जितनी भी मार्कशीट है वो सारी लेके जानी है, ऐसा नहीं है कि आप एक कंसोलिडेट मार्कशीट लेके चले जाओ, सारी की सारी मार्कशीट ले जानी है, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके लास्ट सेमेस्टर तक की, ये सब में लागू होगा। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि मूल निवास आपका अगर पुराना है तो चलेगा, क्योंकि दोस्तों मूल निवास जो है वो एक बार ही बनाना होता है, ये हमेशा के लिए वैलिड होता है, इसमें कोई वो नहीं है कि नया बनवाना पड़ेगा। तो मूल निवास पुराना जो है वो चलेगा, नया नहीं बनवाना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं अब नेक्स्ट जो जाति प्रमाण पत्र की। जाति प्रमाण पत्र है, इसके लिए क्या नियम है, तो दोस्तों जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए तो जाति प्रमाण पत्र जो होता है, एक बार बना लिया तो वो लाइफ टाइम वैलिड है, उन्हें दोबारा नहीं बनाना होता है। इसके बाद में अगर जो अदर कैटेगरी है, जैसे कि OBC है, या फिर MBC है, या EWS है, तो इनके लिए क्या है कि जो आवेदन की तिथि है, आवेदन की जो अंतिम तिथि थी, आवेदन की अंतिम तिथि, लास्ट डेट जो थी आपके फॉर्म फिलअप करने की, 4th ग्रेड का, उस तिथि से उस तिथि से 1 साल पुराना, 1 साल पुराना तक आपका जाति प्रमाण पत्र चल जाएगा। यानी कि जो तारीख 19 अप्रैल है, वो 19 अप्रैल 2025 लास्ट डेट थी आपकी 4th ग्रेड की, तो इससे जस्ट 1 साल पहले तक का चल सकता है। उससे अगर पुराना है तो ये सबके लिए लागू है, SC ST और सभी कैटेगरी के लिए 1 साल, मतलब आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए, ये तो सबके लिए लागू है। ऐसा नहीं है कि SC ST के हैं तो बाद में बनवाया आपने एग्जाम के बाद। एग्जाम के बाद में अगर ST ST का बनाया तो आपको भी एफिडेविट देना पड़ सकता है। अगर आपने जाति प्रमाण पत्र जो है वो आपने पहले कभी बनाया नहीं है, उस केस में, अगर पहले आपने कभी भी बनाया SC ST में, तो वो चल जाएगा। लेकिन दोस्तों,
ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों को क्या है कि अगर पुराना है, 1 साल से पुराना है, तो उसके लिए आपको एफिडेविट शपथ पत्र बनवाना होगा। ठीक है कि आवेदन के समय तक आप सेम कैटेगरी में थे, आपकी कैटेगरी बदली नहीं है। यानी ओबीसी में क्रीमी लेयर नहीं थे, नॉन क्रीमी लेयर ही थे। इसी तरीके से एमबीसी हो जाएगा और ईडब्ल्यूएस का भी हो जाएगा एफिडेविट के साथ कि आप आवेदन करते समय जो है वो सेम कैटेगरी में थे। तो ये पुराना अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है या फिर आपने आवेदन करने के बाद में ये बनाया है जाति प्रमाण पत्र ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों ने, तो उसके लिए भी आपको एफिडेविट लगाना है कि हमने आवेदन के बाद में जरूर ओबीसी या कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवाया है, लेकिन आवेदन के समय भी हम सेम ही कैटेगरी में थे, हमारी कैटेगरी चेंज नहीं हुई है। इस प्रारूप का आपको एक एफिडेविट देना है। और ये सारी चीजें आपके जो है आवेदन जो है 4th ग्रेड का उसमें दिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर जाओगे पेज नंबर 15 पर, तो अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र संबंधी प्रावधान यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसमें सीधा सीधा दिया हुआ है कि अगर किसी की शैक्षणिक योग्यता अंतिम आवेदन की जो एक तो ये है कि आपका रिजल्ट आने तक आप अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, 10th नहीं है, तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर जो आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में जो भरी गई शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता को ही अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज योग्यता के अतिरिक्त अन्य संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य किसी विश्वविद्यालय से प्रदत्त डिग्री डिप्लोमा को स्वीकार या मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो आपने ऑनलाइन भरी है केवल उन्हीं के आधार पर होगा। विशेष वर्ग जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, इनमें आपको आरक्षण का लाभ यानी अपनी कैटेगरी में सीट तभी मिलेगी जब आपके मूल दस्तावेज है वो सही पाए जाएंगे और वो नियमों के मुताबिक होंगे। एससी, एसटी जो है इनका जो सर्टिफिकेट है वो आवेदन की तिथि से पहले का होना चाहिए, चाहे कितना भी पहले का हो सकता है। ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन से जस्ट 1 साल पहले तक का चलेगा, उससे पुराना है तो एफिडेविट देना होगा। नया बनवाया है आवेदन के बाद में तो भी जो जाति प्रमाण पत्र की मान्यता के लिए आपको एफिडेविट देना होगा। और जो एफिडेविट आप देते हो वो 3 वर्ष तक आप ऐसा कर सकते हो, लगातार 3 वर्ष तक ऐसा कर सकते हो कि एफिडेविट देख करके आप पुराने जाति प्रमाण पत्र को चला रहे हो, और या फिर जो नया सर्टिफिकेट बनाया है उसको भी आप जो है एफिडेविट के साथ ही देंगे। तो यहाँ पर सारी चीजें क्लियरली लिखी हुई है कि अगर आप आवेदन के समय क्रीमी लेयर में थे और बाद में नॉन क्रीमी लेयर का बना लिया है तो ऐसा नहीं होगा, उससे पहले भी आप नॉन क्रीमी लेयर में ही होने चाहिए आवेदन के समय तक। तो उस चीज का प्रूफ यही है कि आपका जो पुराना जो बना हुआ है वो भी आप साथ में ले जाएं, पुराना जाति प्रमाण पत्र ओबीसी के केस में, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी के केस में पुराना जाति प्रमाण पत्र भी आप लेके चला जाएं और साथ में एफिडेविट भी ले जाएं, ताकि वहां पर कोई दिक्कत आपको ना हो। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट जो सारी चीजें हैं कि जो भी महिला कैंडिडेट है तो उन्हें क्या है कि पिता के नाम पर जो मूल निवास वगैरह है, आय प्रमाण पत्र है, उनके आधार पर ही सारे लाभ मिलेंगे, पति के नाम पर नहीं मिलेंगे। पति के नाम पर आवास वगैरह ये जो मूल निवास या आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, साफ साफ यहाँ लिखा है। इसके बाद में दोस्तों जो अनुसूचित जाति जनजाति है इनमें भी सेम नियम है कि पिता के नाम और मूल निवास के आधार पर जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, पति के नाम के आधार पर नहीं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो इनकम और असेट सर्टिफिकेट है उसकी वैधता के बारे में भी इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। और अगर आपके पास 1 वर्ष पुराना तक नहीं है, उससे पुराना है ना, 29 अप्रैल 2025 से 1 वर्ष तक का अगर है तो चलेगा, उससे पुराना है तो आप एफिडेविट देके उसे अधिकतम 3 वर्ष तक चला सकते हो। नया बनवाया है उस स्थिति में जो नियम है वो भी सेम ही रहेगा आपके लिए, आपको एफिडेविट देना होगा। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक है इनको भी अंतिम निर्धारित तिथि तक जो है ये एनओसी और सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके
बाद में दोस्तों जो उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे का लाभ ले रहे हैं तो उनको भी आवेदन की अंतिम तिथि तक का ही पत्र प्रस्तुत करना है। ऐसा नहीं है कि आपने आवेदन करने के बाद में अब बनवा लिया हो, ठीक है? तो ये सारी चीजें लागू होगी। इसके बाद में दोस्तों कुछ यहाँ पर अलग जो कैटेगरी है उनके लिए भी सारी चीजें दी है। विधवा श्रेणी में अगर आप हैं तो उसके लिए जो भी मृत्यु प्रमाण पत्र और पति के नाम से लिंक जो दस्तावेज साक्ष्य, विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र या मूल निवास जाति प्रमाण पत्र में से प्रस्तुत करने होंगे। परित्यक्ता के रूप में भी अगर आप हैं तो इसकी जो डिग्री है वो आदेश प्रस्तुत करने पर ही इस श्रेणी हेतु आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। इसी तरीके से नेक्स्ट जो विवाह पंजीयन करवाना अनिवार्य है और विवाह प्रमाण पत्र जो है वो भी आपको प्रस्तुत करना जो विवाहित है। विवाहित महिलाओं के लिए जो संतान संबंधी घोषणा पत्र भी अनिवार्य है। प्रत्येकता श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने या परित्यक्ता श्रेणी में होने का शपथ पत्र भी देना होगा इस चीज का। इसके बाद में शैक्षणिक जो संस्था है, अंतिम संस्था जहां से आपने किया वहां से चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें चरित्र के संबंध में कम से कम अच्छा का उल्लेख होना आवश्यक है। दो राजपत्रित द्वारा जारी नवीनतम नए वाले चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो भी प्रस्तुत करने अनिवार्य है और जो स्कूल या कॉलेज में आपने लास्ट जहाँ से भी किए वो भी अनिवार्य है। और ये इसका मूल डॉक्यूमेंट होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा और प्रति इसकी जो फोटोकॉपी है वो तो रखनी ही रखनी है आपको दो दो। इसके बाद में लिखा है कि पुलिस सत्यापन आचरण संबंधी जो पुलिस सत्यापन पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा, जिसमें आवेदक के विरुद्ध किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिए जो इससे कि राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा उत्पन्न हो। दोष सिद्ध या प्रकरणवाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर कार्मिक विभाग का जो नियम है 2019 के उसके अनुसार पात्रता का निर्धारण किया जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर वगैरह मुकदमा दर्ज है तो उसका आप एफिडेविट दे सकते हो, नोटरी से बनवा सकते हो कि क्या मामला है और किस किस में है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें पुलिस वेरिफिकेशन में आपका काम हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जो चिकित्सा संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र है वो भी आपको प्रस्तुत करना होगा कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। वो मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा लेना। ये सब दोस्तों आपको जो ऑफलाइन डीवी होगा ना, ऑफलाइन जब आप विभाग में जाकर के खुद प्रस्तुत होके अपने डॉक्यूमेंट दिखाओगे, मूल डॉक्यूमेंट और उनकी फोटोकॉपीज तब चाहिए। अभी ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म में नहीं चाहिए, जैसा कि हमने आपको पहले भी अवगत करा दिया है। इसके अलावा जो राजकीय सेवा में हो, अन्य जो भी जिस भी सरकारी उपक्रम में हो तो उसकी एनओसी वगैरह के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र का नियम यहाँ पर दिया हुआ ये सारी चीजें आपको पहले भी बताई जा चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम निर्धारित तिथि तक जारी ये प्रमाण पत्र होने चाहिए सारे के सारे, अन्यथा आपको विशेष वर्ग का लाभ नहीं मिलेगा, ये भी साफ दिया हुआ है। और जिनका नहीं है अंतिम तारीख तक उनको जहां जहां एफिडेविट लग सकता है वहां लगाना है, ठीक है? जैसा कि हमने आपको बता दिया जाति प्रमाण पत्र में जो है वो आपकी जो एफिडेविट लग सकता है वो लगा करके आप वहां प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद में आवेदन में अगर गलत सूचना प्रस्तुत की है, अनुचित साधनों के लिए इस तरीके की कोई गलत आपने जानकारी दी है तो उसके लिए आपको फिर जो है पूरी तरीके से आप ही उसके लिए जिम्मेदार होंगे। आपको नियुक्ति से वंचित किया जा सकता है अगर आपने कोई जानकारी छुपाई है तो किसी भी तरह की। इसलिए अगर आप पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है तो उसका एफिडेविट बना करके आपको देना है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कैटेगरी में हो तो उससे संबंधित ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आपको देने हैं, कोई फेक डॉक्यूमेंट बना करके नहीं देने। पकड़े जाने पर आपकी नियुक्ति खारिज होगी। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना आपको, ठीक है? और भी आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं दोस्तों कि क्या-क्या दिक्कतें आ रही है आपको या आ सकती हैं, तो वो सारी चीजें आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आपको फिर से एक बार ब्रीफ कर देते हैं कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो वेबसाइट से बोर्ड की वेबसाइट से आपने अटेस्टेशन फॉर्म भरा है पुलिस वेरिफिकेशन वाला, इसको डाउनलोड करके इसके प्रिंट आउट निकलवानी है।
2 प्रिंट आउट निकालने के बाद में पेन से भरने हैं, सारी फोटो वगैरह लगानी है, साइन की हुई फोटो होनी चाहिए, जो आपको हमने पहले भी बता दिया, सारी जानकारियां सही तरीके से कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। फिर इसको स्कैन करके इसकी जो है स्कैन कॉपी अटेस्टेशन फॉर्म की स्कैन कॉपी यानी कि पीडीएफ बनवा लेनी है 400 केबी तक की, ठीक है, या खुद बना लेनी है फोन से और इसे ही अपलोड करना है। जब आप एसएसओ आईडी से ऑनलाइन जो है स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे, जिसे कि DAF भी कहते हैं, स्क्रूटनी फॉर्म को डिटेल्ड जो एप्लीकेशन फॉर्म भी कहते हैं। तो इसको आप जब भरेंगे तो यहाँ पर आपको अटेस्टेशन फॉर्म की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, चरित्र प्रमाण पत्र करेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, इसे भी अपलोड करना है। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी अगर आपने पहले से अपलोड किए हुए हैं ओटीआर में तो वहां से ये फेच कर लेगा, अदरवाइज आपको अलग से अपलोड करने होंगे, वहां से अपलोड हो जाएंगे, लेकिन लास्ट वाले टैब में आपको खुद से अपलोड करने होंगे और वो भी सारे के सारे अटेस्टेड। यानी कि कहने का मतलब है, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया कि चरित्र प्रमाण पत्र में तो आपके साइन वैसे ही होंगे, तो अटेस्टेड करवाने का कोई उसका नहीं है, वो तो अपलोड हो जाएगा, उसकी सॉफ्ट कॉपी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, इसमें अटेस्टेड का कुछ नहीं है, इसमें साइन होते हैं आपके, अटेस्टेशन फॉर्म में भी आपके साइन होते हैं और राजपत्रित अधिकारी द्वारा इसमें साइन होते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट में भी होते हैं, स्कूल वाले में भी होते हैं, जो स्कूल के टीचर है उनके। तो इनको तो सीधा अपलोड कर देना है पीडीएफ बना के। करेक्टर सर्टिफिकेट में भी आपको तीनों करेक्टर सर्टिफिकेट एक ही पीडीएफ में डाल करके अपलोड कर देना है। तो ऑनलाइन में तो इतने ही डॉक्यूमेंट चाहिए, बाकी मूल निवास या जाति का भी आप डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करते हो तो उसको भी आप अटेस्टेड करके और अपलोड कर सकते हो, कॉपी जब अपलोड करते हो लास्ट वाली टैब में तब। और कोई चीजें आपको अपलोड नहीं करनी है। फिर जो आपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके उसके भी जो है 2 प्रिंट आउट निकलवाने हैं, वो साथ में ले जाने हैं। ऑफलाइन डीवी के लिए आपको ले जाना है डेफ का 2 प्रिंट आउट, डेफ के 2 प्रिंट आउट, ठीक है, स्क्रूटनी फॉर्म के 2 प्रिंट आउट। इसके अलावा जितने भी आपने एफिडेविट और आपके पास जितने भी दस्तावेज है 10th से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के RSCIT के सब, उनकी मूल डॉक्यूमेंट और उनकी 2-2 प्रतियां, जो प्रतियां होंगी वो अटेस्टेड होगी। इसके अलावा सारे एफिडेविट्स जो आपने बनवाए हैं, जिन जिन कैटेगरी में भी आप हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, वो सारे के सारे एफिडेविट्स आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं, उनकी कॉपी नहीं लगेगी, एफिडेविट्स ओरिजिनल होंगे। बाकी 10th-12th शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो मूल डॉक्यूमेंट भी होंगे और उनकी फोटोकॉपी अटेस्टेड होगी। फिर भी कोई डाउट है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।